गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ बताऊंगी। मैं आज आपको ये पूरा चैप्टर नहीं करवाऊंगी क्योंकि एक पूरा चैप्टर तो बहुत लंबा और बहुत लेंथी और बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में आपको बता रही हूँ। हम एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे जिससे वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी फ्रांस में हुई थी, इसलिए इसका नाम फ्रांसीसी हुआ। और क्रांति, क्रांति का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है क्रांति का? क्रांति का अर्थ है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक पॉलिटिकल रीज़न के लिए, किसी एक राजनीतिक कारण के लिए, और वो अपने उन कारणों में जिनके लिए वो इकट्ठे हुए हैं उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, और वो भी एक बहुत ही छोटे समय में। क्रांति का मतलब होता है जब एक समाज या बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं किसी राजनीतिक कारण से, किसी बदलाव के लिए, और उस बदलाव को वो बहुत ही कम समय में पूर्ण कर लेते हैं, या उस समाज में वो चेंजेस जिसके लिए वो लोग इकट्ठा हुए हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, उसे कहते हैं क्रांति। फ्रांस में भी ठीक एक इसी प्रकार की क्रांति हुई थी 1789 में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में भी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या ये क्रांति एक दिन की थी? नहीं, इस क्रांति के पीछे बहुत लंबा टाइम रहा है। कोई भी चेंज है, कोई भी चीज़ है, वो एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही सही जा सकती है, टॉलरेट की जा सकती है, उससे आगे नहीं। ये क्रांति भी किसी एक दिन का या किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न रहा है। हम क्रांति कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, या किस किस प्रकार से, किन किन कारणों से, क्या क्या स्टेप लिए गए, हम वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी, उसका इतिहास क्या था, ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। अब हम चलते हैं 1789 से 15 ईयर्स बैक, 15 साल पीछे चलते हैं 1774 में। ये जो भी कुछ हुआ वो 1774 से चला हुआ आ रहा था, और 1789 में इसकी चरम सीमा आई और लोगों ने बदलाव लाने की कोशिश की, जिसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुशता थी, राजशाही थी, जिसको ख़त्म करके फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा एक गणतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया गया। फ्रांस में गणतंत्रात्मक सरकार को लाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वो कोशिश पूरी हुई? नहीं। जहाँ निरंकुशता, राजशाही ख़त्म हुई, वहाँ नेपोलियन की तानाशाही शुरू हो गई। लेकिन हम उससे पहले ये देखते हैं कि इससे पहले वहाँ हुआ क्या था कि जो ये क्रांति आई, जो इस क्रांति को लाया गया। 1774 में लुई 16 जो कि बुर्बो वंश के थे, वो सिंहासन पर बैठे। इनका विवाह ऑस्ट्रिया की महारानी एंटोनेट से हुआ था। उस वक्त इनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। किसकी? लुई 16 की। बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थे, हम नहीं कह सकते, लेकिन इनकी शादी जल्दी हो गई थी। जिस समय ये सिंहासन पर बैठे उस समय वहाँ का खजाना ऑलरेडी खाली हो चुका था, पहले से ही इन्हें राजकोष में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन इसका कारण क्या था कि राजकोष खाली था? इसका एक कुछ कारण निम्न प्रकार के थे। सबसे पहला, उस टाइम पर फ्रांस अपनी प्रभुता बनाए रखना चाहता था। फ्रांस दिखावा चाहता था, दिखावा, शो ऑफ कर रहा था, जिसके लिए वो अलग अलग युद्धों में शामिल हुआ। और जहाँ युद्ध होते हैं वहाँ सैनिकों के लिए, कभी हथियारों के लिए, कभी उनके लिए सामग्री भेजने के लिए बहुत सी लूटपाट भी होती है, जान मान की हानि भी होती है, इंसानों के साथ साथ माल की भी हानि होती है वहाँ। ठीक ऐसा ही फ्रांस के युद्धों में हुआ। जब फ्रांस अलग अलग युद्धों में शामिल हुआ तो उसका बहुत सारा खजाना खाली हो गया। सेकंड, वर्साई पैलेस। वर्साई पैलेस फ्रांस के उस टाइम पर बनाए गए पैलेसों में सबसे खूबसूरत पैलेस था, जिसकी शान और शौकत पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा था। जहाँ फ्रांसीसी लोग के जो राजा रानियाँ थे
जो मीन्स राजवंश से संबंधित लोग थे वो रहा करते। उनकी शान शौकत पर वर्साई के पैलेस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था। उस टाइम पर फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी थी ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने के लिए। उस टाइम पर अमेरिका के 13 उपनिवेश जो हैं वो ब्रिटेन के अधीन थे। फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का फ्रेंड था? नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी प्रभुता दिखानी थी विश्व में कि हाँ, फ्रांस भी कोई देश है। इस शौक के लिए, केवल इस शौक के लिए उन्होंने अमेरिका को सहायता दी ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने पर, जिसके कारण उस पर 10 लिरवे कर्ज भी हो गया था। अमेरिका की हेल्प की ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, जिसकी वजह से उसे मार्केट से 10 लिरवे कर्ज लेना पड़ा। इससे पहले 2 लिरवे कर्ज उसके ऊपर पहले से था। लिरवे वहाँ की मुद्रा थी बेटा। तो टोटल 12 लिरवे कर्ज फ्रांस पर 1774 में हो गया, जिसका समय के साथ साथ वहाँ जो कर्जदार थे जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, इन्होंने उस पर 10% का टैक्स लगाना शुरू कर दिया। 10% के टैक्स देने पर जो एक राज्य की मुख्य आमदनी थी वो सारी आमदनी इनको कर्ज के रूप में वहाँ पर चुकानी पड़ती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम, जैसे कि सेना के लिए विश्वविद्यालय को अनुदान देना, छोटे मोटे सामाजिक कार्य करना या पैलेस के लिए रखना, या फिर जो भी वे अपने अंदर में काम करते थे, अपने अंडर में काम करते थे, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, सभी के लिए भी उनके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उस टाइम पर फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि जो टैक्स के रूप में वो लोगों से लेते थे उसका एक बड़ा रूप तो वो अपने कर्ज, जो उन्होंने कर्ज लिया था 12 लिरवे, उसके टैक्स के रूप में वो प्रदान कर दिया करते थे। जिस टाइम पर लुई 16 सिंहासन पर बैठा, ऑलमोस्ट खजाना खाली हो चुका था। एक उस टाइम की सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक पादरी जो चर्च में काम करते थे, दूसरे कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट आता था अमीर वर्गों का। अमीर वर्ग जिसमें बड़े व्यापारी, कर्मचारी, बड़े वकील, कारीगर, तो उसी में छोटे किसान और भूमिहीन किसान भी आया करते थे। पादरी लोग और कुलीन वर्ग, ये दोनों स्टेट अपने आप को कुलीन समझते थे, अपने आप को उच्च समझते थे तीसरे स्टेट के मुकाबले में। इन लोगों को कुछ अधिकार भी दिए गए थे, जैसे कुलीन वर्ग को सामंती अधिकार दिए गए थे। वे लोग तीसरे वर्ग से टैक्स वसूला करते थे। साथ ही जो पहला स्टेट था पादरी, वो भी धार्मिक कर के रूप में टाइद नाम का कर जो है लिया करता था। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आक्रोश फैलाया वो ये था कि टैक्स केवल और केवल तीसरा वर्ग देता था। पहला और दूसरा वर्ग किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। इसके अलावा टाइल और टाइद के अलावा भी बहुत सारे टैक्स थे, जैसे तम्बाकू टैक्स था, नमक कर था आदि, उनको देना पड़ता था। किसे? सिर्फ तीसरे वर्ग को। एक तो तीसरा वर्ग में भूमिहीन किसान भी आ गए, ठीक है, छोटे किसान भी आ गए, कारीगर भी आ गए, सिर्फ उन्हें टैक्स देना है, बड़े तो को कोई टैक्स नहीं देना। साथ ही तीसरे वर्ग को ही दूसरे वर्ग के लोगों के, पहले और दूसरे वर्ग के लोगों के यहाँ काम करने जाना पड़ता था। मतलब उनके खेतों में भी काम करें, उनके घर में काम करें, अगर सड़क बनानी है तो भी वही काम करें, सभी प्रकार के काम भी तीसरा स्टेट करे, टैक्स भी तीसरा स्टेट दे, और अधिकार किनको? पहले और दूसरे वर्ग के पास। और इसका भी सबसे बड़ा क्या हुआ कि पैसे जो है ऑलमोस्ट तो टैक्स में दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो टैक्स है वो भी जो राज्य कोष में शामिल होना चाहिए था, राजकोष में शामिल ना होकर उसका एक बड़ा रूप, उसका एक बड़ा खजाना जो है वो भी जो कर्ज पर लिया गए पैसे थे उसके टैक्स के रूप में उन्हें देना पड़ता था, जिससे तीसरे वर्ग में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे 1715 में वो जहाँ 2.3 करोड़ थे, वहीं वो 1789 में 2.8 करोड़ हो गए थे। अब जनसंख्या तो बढ़ गई, जनसंख्या काफ़ी संख्या में बढ़ गई, और आमदनी और कम आमदनी काफ़ी कम रह गई। ना तो सरकार के पास पैसा है, सरकार ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है, साथ साथ उसके
बाद और क्या देखने को मिल रहा है कि तीसरा वर्ग ही जो सिर्फ टैक्स पे कर रहा है, उसी को काम करना पड़ रहा है, वही पहले और दूसरे के यहाँ काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसी की जीविका का संकट भी आ गया है। अगर ओले आ गए हैं या बारिश नहीं हो रही है, किसी भी वजह से अगर फसल खराब हो गई है, तो तीसरे वर्ग के पास 2 टाइम का खाना भी खाने को नहीं मिलता था। वहाँ की पाव रोटी तक भी इतनी महंगी हो गई थी कि एक आम आदमी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा था। मज़दूर जो मज़दूरी करते थे, उनकी मज़दूरी भी मालिकों द्वारा तय की जाने लगी थी। ये पूरा एक निरंकुश राजशाही शासन चल रहा था, जहाँ तीसरे वर्ग को कार्य भी करना पड़ रहा था, टैक्स भी वही दे रहे थे, ठीक है, और उन्हीं के पास उनके खाने के लिए कोई सामान भी नहीं था, जिसकी वजह से समाज अमीर और गरीब के 2 वर्गों में बँट गया था। अमीर पहला और दूसरा स्टेट, और तीसरा स्टेट जो गरीब होता जा रहा था। हालाँकि इसमें कुछ बड़े वकील भी थे, कुछ दार्शनिक भी थे, लेकिन केवल कम मात्रा में थे। इसके बाद क्या हुआ, जब तीसरे वर्ग को ये चीज़ें समझ में आई कि हम ही काम कर रहे हैं, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, हम ही इनके घर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग जॉन लॉक, जियो रॉक रूसे आदि लोगों ने इस विचारधारा को फैलाया कि किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सभी जन्म से समान हैं। केवल इसलिए कि उनका जन्म पहले या दूसरे वर्ग में हुआ है, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होगा। नहीं, ये गलत है। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश की। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर पर आधारित समाज की कल्पना करनी शुरू की। अब ऐसे में जो पेशेवर वकील थे, जो बड़े वकील थे या व्यापारी थे, जो रेशम का काम करते थे, जिन्होंने उस सामान को बाहर भेजना शुरू किया और बाहर से उनकी आमदनी होनी शुरू हुई, इसके साथ ही साथ वो थोड़े से जागरूक भी हो गए। उन्होंने अमेरिका की क्रांति को समझना की कोशिश की, उसको समझा और ये देखा कि सभी लोग एक बराबर हैं। सभी को स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए और समानता भी प्राप्त होनी चाहिए। केवल जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार देना अत्यंत गलत है। इसके लिए उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, जैसे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की किताब है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजा को किसी भी तरह का दैवीय सिद्धांत नहीं मिलना चाहिए। निरंकुश दैवीय सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। मांस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में लिखा कि सरकार के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। अर्थात जो सरकार है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित होनी चाहिए। जब फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए, उस टाइम पर जब अमेरिका वहाँ से स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने इसी तरह की सरकार की बात की। उन्होंने अपने यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लाने की बात की। उस टाइम के बहुत से जो वकील थे, जो पढ़े लिखे, जो जागरूक इंसान थे, दार्शनिक थे, जिनकी विचारधारा अच्छी थी, उन्होंने भी क्या किया, जगह जगह सैलून्स में जाना या फिर कहीं कोष्ठियों में जाके इस चीज़ का प्रचार करने की कोशिश की, जिसके कारण जो अनपढ़ लोग थे उनको भी चीज़ें समझ में आने लगी। और इन चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ किसका था? उस समय की पुस्तकों और अखबार का। सबने अपने अपने विचारधाराएं पेश करनी शुरू की। जैसे ही विचारधाराएं फैलने लगी, अनपढ़ लोग भी यह समझने लगे कि हाँ, किसी को भी जन्म से अधिकार मिलना गलत है, ये तो कर्म के आधार पर होना चाहिए। और उन्होंने भी पहले और दूसरे स्टेट के बारे में अगेंस्ट जाने की कोशिश की कि हम ही कार्य कर रहे हैं, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं और हम ही सबके यहाँ जाकर कार्य कर रहे हैं। इस तरह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया और जिसका रूप एक दिन क्रांति ने ले लिया। इस क्रांति में क्या क्या हुआ और कहाँ हुआ और कैसे हुआ, ये हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।